हेलो एस्पिरेंट्स, मैं दीपांकर गरुला। आज हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का आज हमारा चौथा लेक्चर है। हमने इससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को पढ़ा। ऐतिहासिक काल का एक छोटा सा टॉपिक है जो हम उस समय कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसको हम आज सबसे पहले देखेंगे। साहित्य या लौकिक साहित्य। हमारे पास जो लौकिक साहित्य प्राप्त हुआ है, ये फर्स्ट में सबसे पहला जो है यह है पाणिनि की अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। इसमें हिमालयी राज्यों के बारे में उल्लेख मिला है। जो दूसरा हमारे पास महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें भी उत्तराखंड के बारे में काफी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें तीसरा है विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम एक बहुत बड़ा नाटक था जिसमें उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो चौथा आता है बाणभट्ट हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इससे पांचवा आता है राजशेखर काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर राजवंश एवं उनके अभियानों का उल्लेख मिलता है। जो छठवां है हमारे पास, यह कल्हण की राजतरंगिणी। देखो, जो कल्हण की राजतरंगिणी है ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है इसे। और भी अन्य ग्रंथ हैं जैसे केदारखंड है, इसमें श्री क्षेत्र का विस्तार का वर्णन मिलता है। और सिरमौर राज्य के ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी उत्तराखंड का इतिहास हमें प्राप्त होता है। देखो, सिरमौर राज्य हिमाचल का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के जो ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं इसमें हमें उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक और स्रोत था जिससे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये थे विदेशियों द्वारा यात्रा वृत्तांत। इसमें मुख्यतः दो यात्री थे, एक फाहियान, एक ह्वेनसांग। देखो, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे भारत आए थे। इन्होंने उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी दी है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग द्वारा गोविशाण का काफी विस्तृत हमें वर्णन प्राप्त होता है। हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड के प्राचीन राजवंश। जो उत्तराखंड के जो प्राचीन राजवंश है जो हमें आज तक जो ज्ञात है, इससे पहला है कुनिंद वंश। कुनिंद वंश की जानकारी हमें 1500 ईस्वी पूर्व से लेके और 300 ईस्वी तक हमें मिलती है। इसमें कुनिंदों ने जो शासन किया, हमें कुनिंद कालों को 3 भागों में बांटना पड़ा। एक था प्रारंभिक कुनिंद या प्राचीन कुनिंद, दूसरे थे मध्यवर्ती कुनिंद और तीसरे थे उत्तरवर्ती कुनिंद। कुनिंद राजवंश उत्तराखंड का पहला राजवंश था। कुनिंद वंश की जानकारी हमें प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल हमें दोनों कालों में मिलती है। जैसे ऐतिहासिक काल में महाभारत, जिसमें कुनिंद राजाओं को द्विज श्रेष्ठ कहा गया था, इस ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। और प्राग ऐतिहासिक काल में कुनिंदकालीन सिक्के। कुनिंद का निवास था ये मध्य हिमालय, काली क्षेत्र, यमुना घाटी, कालिंदी घाटी आदि में ये फैले हुए थे, लगभग संपूर्ण उत्तराखंड। प्रारंभ में जो कुनिंद लोग थे ये मौर्यों के अधीन थे। अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जो कुनिंद लोग थे उनके बारे में हमें जब पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई, कह सकते हैं कि अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जो अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं वो काफी उत्कृष्ट प्रकार की हैं, वो काफी अच्छी हैं। फिर इसमें दूसरी बात यह है कि जो अमोघभूति की जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं वो कांसे और चांदी की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, जो कि उस समय की अर्थव्यवस्था को काफी अच्छी हालत में दिखाते हैं। और फिर इसमें एक और कारण है कि जो अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं ये सबसे ज्यादा मिली। इससे हमें ये पता चलता है कि अमोघभूति ही कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था या राजा था। जो अमोघभूति की जो हमें जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इसमें देवी और मृग अंकित हैं। देखो, जो सिक्का है उसके एक साइड है देवी की मूर्ति और दूसरी साइड है मृग। अमोघभूति की मृत्यु के बाद शक वंश ने कुनिंदों के मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया और उनको अपने अधिकार में ले लिया था। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है इसमें कुनिंदों से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में कुनिंदों को कुलून कहा गया है।
विष्णु पुराण में कुनिंदों को कुनिंदो पथका से कहा गया और रामायण के किष्किंधा कांड में भी हमें कुनिंदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और महाभारत में तो हमें द्विजश्रेष्ठ कुनिंदों के शब्द प्रयोग किया गया, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो प्राचीन कुनिंद थे। जो प्राचीन कुनिंद हैं इनके बारे में हमें कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक कोई हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। बस एक साक्ष्य हमें जो प्राप्त हुआ है यह है महाभारत। महाभारत में जो कुनिंद राजा थे उनको द्विजश्रेष्ठ कहा गया। कुनिंदों का सबसे पहले जो राजा थे वो थे सुबाहु और इन्हें कुनिंदाधिपति भी कहा गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कुनिंद वंश के सबसे प्राचीन राजा थे। इनकी राजधानी श्रीनगर थी और इनके बाद जो राजा हुए ये थे विराट और इनकी राजधानी विराटगढ़ी थी। अब आते हैं हम मध्यवर्ती कुनिंद। जो शासनकाल था ये था 900 ईस्वी पूर्व से और 200 ईस्वी तक। मध्यवर्ती कुनिंदों की जानकारी के रूप में न तो किसी प्रकार की मुद्राएं और न ही किसी प्रकार का कोई अन्य साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन जो मध्यवर्ती जो कुनिंद थे उनकी जानकारी हमें मात्र एक अभिलेख जो अशोक कालसी अभिलेख है उससे प्राप्त होता है। जो मध्यवर्ती कुनिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे और जो अशोका शिलालेख हमें कालसी से प्राप्त हुआ है उसमें हमें कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। जो कालसी का अभिलेख है इसमें कुनिंदों को पुलिंद कहा गया। देखो जो कुनिंद शब्द है इसको अलग अलग शिलालेख या ग्रंथों में इनका अलग अलग नाम कहा गया है। हो सकता है क्षेत्रीय भाषा के आधार पे ये एक नाम का अलग अलग उच्चारण किया गया हो। हमारे पास नेक्स्ट आता है उत्तरवर्ती कुनिंद। ये 200 ईस्वी पूर्व से और 300 ईस्वी तक इनका राज्य था। मौर्य सम्राट अशोक के बाद मौर्य काल में कुनिंदों ने स्वयं को शत्रुघ्न नगर जो कि सहारनपुर में है स्थापित करने में सफल हुए और जो उत्तरवर्ती जो कुनिंद हैं ये फिर से मौर्यों के अधीन न रह के स्वतंत्र राज करने लगे थे। जो उत्तरवर्ती कुनिंद है इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से भी और ऐतिहासिक स्रोतों से भी। हमें कुनिंद काल के जो उत्तरवर्ती जो कुनिंद थे इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए। वो भूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, तीसरा था छत्तीसगढ़ प्रकार के सिक्के। अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं इनका नाम अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के क्यों पड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा में ही मिले हैं इसलिए इनको अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कहा गया। देखो हम सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। अभी तक ज्ञात सिक्कों में सबसे प्राचीन जो कुनिंद सिक्के हैं यह अमोघ भूति प्रकार के सिक्के यह तांबे और चांदी के बने होते हैं। इन सिक्कों में जो लिपि है ये खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में इस सर्वाधिक अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक इसीलिए माना गया क्योंकि ये सर्वाधिक हमें इस सिक्के हमें सर्वाधिक प्राप्त हुए, इसलिए हम अमोघ भूति को सबसे प्रतापी शासक मानते हैं। क्योंकि अगर किसी शासक के सिक्कों से, जैसे अगर हम मुगल काल को ले लें तो मुगल काल के जो प्रारंभिक सिक्के काफी उत्कृष्ट प्रकार के थे, लेकिन औरंगजेब के बाद जो सिक्के जारी किए गए वो काफी तिरछे आड़े और उनकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। ये दर्शाता है कि जो कोई भी राजवंश है अगर उनके पास अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो सिक्कों को अच्छा बनाया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने पे सिक्कों को छोटा या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया जाता है। तो इसमें अगर किसी राजा का सिक्का बहुत अच्छा और बड़ा या फिर चांदी सोना इस तरह के सिक्के हमें प्राप्त होते तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था का पता लगाया जा सकता है और जिस राजा की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वो राजा अधिक शक्तिशाली होगा। आगे बढ़ेंगे। इन सिक्कों में एक जो पहलू है, सिक्कों के एक पहलू पे शिव, नंदी और त्रिशूल तथा दूसरे पहलू पे राज्ञ कुनिंदस्य अमोघ भूति लिखा गया है। मीन्स कुनिंद राजा अमोघ भूति ये सिक्के के दूसरे पहलू पे लिखा गया है। कुछ सिक्कों पे कुलिंद्रीय भी लिखा गया है। दूसरे आते हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। अधिकांश सिक्के अल्मोड़ा से प्राप्त हुए इसलिए इनको अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कहा गया। ये सिक्के तांबे से निर्मित थे। तांबे के अधिकांश सिक्के अल्मोड़ा से ही प्राप्त हुए और इन सिक्कों में 4 राजाओं के नाम अंकित हैं।
इसमें जो पहला राजा है यह है शिवदत्त, दूसरा है शिवपाली, तीसरा है हरिदत्त, चौथा है भागवत। वर्तमान में यह सिक्के लंदन के संग्रहालय में रखे गए हैं। जो जो लंदन का संग्रहालय है वहाँ पे ये सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के वहाँ रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रकार के सिक्के या चैत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, ये सिक्के तांबे से निर्मित है। इन सिक्कों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। कुछ सिक्कों में भागवत छत्तीसगढ़ महाराज लिखा गया है। राहुल सांस्कृतायन के अनुसार इनके आराध्य देव शिव थे, क्योंकि यहाँ पे हाथ में त्रिशूल लिए हुए शिव की जो मूर्ति बनी है, इसके आधार पर राहुल सांस्कृतायन ने कहा कि इनके आराध्य देव शिव थे। इन मुद्राओं में बौद्ध एवं शैव धर्म का प्रभाव भी मिलता है। हमें जो ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो कुलिंदकालीन जो शासक थे, इनमें जो प्रथम शासक थे ये थे विषदेव, दूसरे अग्रराज, तीसरे धनभूति और चौथे धनभूति द्वितीय, पांचवे थे बलभूति। सबसे प्रतापी शासक, साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक रहे ये थे अमोघभूति पहला, दूसरा शिवदत्त, तीसरा शिवपाली, चौथा हरिदत्त और पांचवा भागवत। इसके बाद जो अंतिम शासक रहे ये हैं छत्रेश्वर, भानु और रावण। ये अंतिम शासक थे। सभी कुलिंद शासकों को खसाधिपति कहा गया। जो कुलिंद शासक थे उनको खसाधिपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि उत्तराखंड में उस समय जो खस लोग थे वो बहुत अधिक मात्रा में थे। उनकी जनसंख्या काफी थी, तो इसलिए खसों का राजा होने के आधार पर उनको खसाधिपति कहा गया। कुलिंद वंश की जानकारी के स्रोत हैं, ये हमारे पास है। पहला है महाभारत, जिसमें कुलिंदों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। दूसरा है सिक्के, जो हमारे पास ये तीनों प्रकार के सिक्के हैं, अल्मोड़ा, छत्रेश्वर या अमोघभूति प्रकार के सिक्के। इसमें तीसरा है पाणिनि की अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी है उसमें हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। चौथी है टॉलमी का जो यात्रा वृत्तांत था, ये इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और पांचवा है मध्यवर्ती कुलिंदों के काल में कालसी अभिलेख। जो कालसी अभिलेख है ये अशोक का अभिलेख है और इसमें कुलिंदों को पुलिंद कहा गया। आगे हम बात करेंगे कुलिंद राज्य का राज्य क्षेत्र। जो कुलिंद जो लोग थे, जो राजा थे, उनका राज्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये था कालसी या कालकूट। कालसी का पुराना नाम ही कालकूट है। तमसा, ये टॉन्स का पुराना नाम है। तो कालसी क्षेत्र में टॉन्स नदी के आसपास के क्षेत्र में मीन्स जौनसार, भावर, तराई क्षेत्रों में जो भारद्वाज शब्द है ये पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के लिए ये प्रयोग किया गया। इसमें अगला है तंकड़ क्षेत्र। तंकड़ उत्तरकाशी व चमोली के ऊपरी क्षेत्र, जहाँ भोटिया प्रजाति रहती है या निवास करती है। अगला क्षेत्र है गोविशाण, उधम सिंह नगर व नैनीताल के लिए यहाँ पे गोविशाण का प्रयोग किया गया है, जो गोविशाण क्षेत्र है। जो राजवंश आया वो था शक राजवंश, शक वंश या शक डायनेस्टी। शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले थे। ये स्क्री जनजातियों का एक समूह था, बौद्ध धर्म को मानते थे और इस जनजाति के लोग बाद में चीन, ईरान, यूनान आदि देशों में जाकर बस गए। इनकी एक शाखा ये भारत में आए और यहाँ उन्होंने राज किया। इनकी सही नस्ल की पहचान करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये धार्मिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से इन्होंने अपनी अलग एक पहचान नहीं बनाई। ये जहाँ गए वहाँ के लोगों के साथ वो विलीन हो गए, क्योंकि भारतीय, ईरानी और यूनानी स्रोतों में इनका वर्णन अलग अलग मिलता है। अधिकतर इतिहास मानते हैं कि ये सभी शक स्थिति थे। शकों ने शक संवत चलाया, जो आधुनिक भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। मालवा के राजा विक्रमादित्य ने शक संवत को चलाया था। और शक संवत कहाँ से प्रारंभ होता है? शक संवत प्रारंभ होता है 78 AD से। 78 AD से ये शक संवत यहाँ से प्रारंभ होता है। शक उत्तराखंड में सूर्य के उपासक रहे हैं और इनकी जानकारी हमें मिलती है सूर्य मंदिरों से। शकों को जानने के लिए, इस शकों के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य मंदिर, क्योंकि शक उत्तराखंड में सूर्य के उपासक थे। इन्होंने सूर्य मंदिरों को बनाया। उत्तराखंड के मुख्य सूर्य मंदिर, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बाड़ादित्य सूर्य मंदिर या कटारमल का सूर्य मंदिर। जो बाड़ादित्य है इसका अर्थ होता है बड़ अथवा पेड़ और आदित्य अर्थात सूर्य।
स्कंद पुराण में कटारमल के सूर्य मंदिर का नाम बाणादित्य सूर्य मंदिर है। इसकी जो स्थिति है ये अल्मोड़ा के सुतार गांव में है और जो कोसी नदी है इसके तट पे है कटारमल का सूर्य मंदिर। इसमें प्रमुख जो मूर्तियां हैं कौन कौन सी है? बूढ़धारी आदित्य वेशी मूर्ति, गणेश, विष्णु की मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसका जो निर्माण है ये राजा कटारमल द्वारा, ये कत्यूरी कालीन, राजा कटारमल जो कत्यूरी कालीन थे, 9वीं से 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है। ये 45 मंदिरों का एक समूह है जिसको हम कटारमल का सूर्य मंदिर कहते हैं। इसकी संरचना कैसी है और कौन सी शैली में ये बनाया गया? ये थी नागर शैली। इसका दूसरा था पलेठी का सूर्य मंदिर। शायद ये क्वेश्चन ग्रुप सी के किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर जो है देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। इसका निर्माण कल्याण वर्मन द्वारा किया गया और कल्याण वर्मन के अभिलेखों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जो कल्याण वर्मन थे इनकी राजधानी पलेठी थी और इन्होंने इनकी जो उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज कल्याण वर्मन। इसमें तीसरा जो हमारे पास आता है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है और इसका निर्माण ललित सूरदेव ने किया। ये मध्य कत्यूरी शासक थे। इन्होंने कंडारा के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। इससे पहले उत्तराखंड में कुनिंदों का शासनकाल रहा, उसके बाद शक और उसके बाद आए कुषाण। जो कुषाण है ये हिंदी नाम है या फिर संस्कृत नाम, लेकिन जो इनका वास्तविक नाम था ये था कुईशान। कुईशान को भारत में आके स्थानीय भाषा के आधार पर कुषाण कहा गया। उत्तराखंड में जो कुषाण वंशीय ज्येष्ठ सूची कबीले की शाखा थी, कुषाण कालीन कुछ अवशेष उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष क्या क्या थे? ये थे इनके सिक्के। जो कुषाण लोग थे इनकी यहाँ पे कोई इमारत या फिर कोई भी अन्य पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमें जो प्राप्त हुआ ये केवल कुषाण कालीन सिक्के। उत्तराखंड में शकों के बाद उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पे कुषाणों का अधिकार हो गया। इनका जो मुख्य शासक था, जो सबसे शक्तिशाली शासक था, ये था कनिष्क और अंतिम शासक वासुदेव। ये विदेशी थे लेकिन भारत में आके इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और हमें इससे पता चलता है कि जो पहला राजा था वो कुजुल कटविशेष था जो कि एक शुद्ध विदेशी नाम है और जो अंतिम राजा था वह है वासुदेव जो शुद्ध भारतीय नाम है। हमें उत्तराखंड के में 1972 में टिहरी गढ़वाल में 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो कुषाण कालीन थी। दूसरा हमारे पास था काशीपुर, यहाँ कनिष्क प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। तीसरा है गोविशाण, यहाँ से वासुदेव प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त। बिजनौर, यहाँ से हमें वासुदेव प्रकार की 5 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ऋषिकेश, यहाँ से हमें कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। खटीमा कांचीपुरी से 7 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। जो कुषाण वंश के लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे और जो कुषाण कालीन लोग थे वो भारतीय संस्कृति में पूर्णतः समाहित हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको हमारी वीडियो हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब